फिल्में हमारी दुनिया में या हमारी लाइफ में काफ़ी हद तक जो है एक अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये मूवीज़ हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती हैं, समझाती हैं। वहीं हमें एक फैंटेसी की दुनिया में भी ले चल सकती हैं, यानी कि एक काल्पनिक दुनिया में जैसा हम जीना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, वो सपने हम कहीं ना कहीं इन फिल्मों को देखकर पूरा कर लेते हैं। तो आज ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो फिल्म है पथेर पांचाली। बंगाली मूवी है, लेकिन इसको बनाने के लिए सत्यजीत रे को कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सत्यजीत रे जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए फिल्म को बनने में लगभग 2.5 साल का वक्त लगा। तो इसी के आधार पर इस पूरे पाठ का नाम रख दिया गया अप्पू के साथ 2.5 साल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th की हमारी बुक है आरोह भाग 1 के गद्य खंड का 3य अध्याय। याद रखिए, मैं हमेशा खंड ज़रूर मेंशन करती हूँ, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग तरह की विधाओं को दर्शाते हैं। अलग चाहे गद्य हो चाहे काव्य हो, इनमें अलग अलग विधाओं को हम पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो पाठ है हमारा, ये हमें एक फिल्म मेकिंग की जो टाइम लगता है, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि जिस समय ये मूवी पथेर पांचाली बनी थी उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। इतनी टेक्नोलॉजी जितनी आज है उस समय बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर भी थी। और जो थोड़ी बहुत थी, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए सत्यजीत रे के पास भी पैसे नहीं थे। तो उन सभी के अल्टरनेट ढूंढते ढूंढते ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस मूवी को बनाने में। चलिए, जब ये पार्ट पढ़ेंगे तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तो आज का जो अध्याय है हमारा वो है अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसे लिखा है सत्यजीत रे जी। उन्होंने अपने खुद के जो अनुभव रहे, अच्छे बुरे खट्टे मीठे, सभी वो इस पार्ट में हमारे सामने रखे हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लेखक परिचय, फिर हम पाठ की रूपरेखा देखेंगे और फिर इस पाठ की पूरी संपूर्ण व्याख्या, यानी कि हम पाठ के सार को करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लेखक परिचय में। हमारे लेखक कौन है? सत्यजीत राय। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकार सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी पहली फिल्म थी पथेर पांचाली, जो बांग्ला में बनी थी। 1955 में प्रदर्शित हुई थी। तो समझ में आया, 1955 में अगर ये बनी है तो उसके 2.5 साल पहले, यानी लगभग कि आप 3 साल पहले चले जाओ तो ये बननी शुरू हुई, जिससे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यानी कि ये फिल्म इतनी फेमस हुई कि आगे चलकर इनको जो है इसके लिए काफ़ी पुरस्कार भी मिले। इन्होंने लगभग 30 फिल्मों का निर्माण किया है। इनकी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, यानी कि जो लेखकों ने जैसे लिख दिया उन्हीं की स्टोरीज पे इन्होंने जो है फिल्म बनाई है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय को लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अतिरिक्त सत्यजीत राय को बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। इन्होंने सिर्फ मूवी ही नहीं बनाई, लेखन कार्य भी इनका काफ़ी अच्छा रहा। तो इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा लेखन कार्य किया है। फ्रांस का लेजडी ऑनर, ऑस्कर तथा भारत रत्न सहित कई महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिले हैं। तो समझ में आया, जो ऑस्कर जिसके लिए आज के फिल्मकार तरसते हैं, वो सत्यजीत राय को पुरस्कार प्राप्त है। सन 1992 में इनका निधन हो गया। तो ये था इनका छोटा सा जीवन परिचय। अब हम पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं, यानी कि पाठ का कथ्य देखते हैं कि आखिर इस पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण लेखक सत्यजीत राय की पहली फिल्म पथेर पांचाली को बनाते समय घटी घटनाओं एवं सामने आई कठिनाइयों का लिखित आलेख है। इनकी जो पहली फिल्म इन्होंने अपनी बनाई पथेर पांचाली, उसमें छोटे बच्चा एक था जो एक नायक के रूप में काम कर रहा था।
उसका नाम ही अप्पू था। तो उसी के नाम के आधार पर उन्होंने इस संस्मरण का नाम रख दिया अप्पू के साथ 2.5 साल। इस फिल्म को बनाने में उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलों का, जो खट्टी मीठी यादें थी, उन सभी का उन्होंने अनुभव को यहाँ साझा किया है, जिसमें धन के अभाव में फिल्म निर्माण संबंधी कठिनाइयां, पात्रों के चयन, पात्रों की आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न हुई समस्या। अब मतलब देखिए 2.5 साल अगर किसी फिल्म को बनने में लग रहा है तो उस ड्यूरेशन में अगर किसी कलाकार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। वह दृश्यों को उनकी स्वाभाविक व सहजता से फिल्माने के प्रति लेखक की कर्तव्य निष्ठता आदि, यानी कि जब एक व्यक्ति मर गया तो उसकी जगह जब उन्होंने उनसे सेम दिखते हुए लोगों को, कुछ मिलते जुलते लोगों को जब उनकी जगह पर रिप्लेस किया तो उसको कैसे उन्होंने सहजता के साथ मिलान किया, ये उनकी कर्तव्य निष्ठता को दिखाता है, को बहुत ही रोचकता के साथ पाठ में वर्णित किया है कि मतलब उनको इन सारी चीज़ों के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये उन्होंने बहुत ही सहज रूप से हमारे सामने रखा है। सबसे पहले अप्पू की भूमिका के लिए अभिनेता की तलाश। अब जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है वो है अप्पू। अब इस अप्पू की तलाश के लिए उन्होंने कई जद्दोजहद करनी पड़ी। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, सबसे पहले वो अनुभव शेयर कर रहे हैं। क्या कहते हैं, लेखक की पहली फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग का कार्य लगभग 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के समय में रोज शूटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए उसे समय और पैसे की परेशानी बनी रहती थी। पैसों की कमी के कारण ही उन्हें फिल्म की शूटिंग भी बीच बीच में रोकनी पड़ती थी। तो अब इन्होंने बताया कि भाई ये हमारे जो निर्देशक हैं सत्यजीत राय, ये इनकी पहली फिल्म थी। अब पहली फिल्म वो बनाने तो जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो जॉब करते थे कहाँ, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी यानी विज्ञापन कंपनी में। अब फिल्म बनाने के लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इन दोनों का अभाव था सत्यजीत राय के पास में। तो क्या होता था कि ये फिल्म पूरा साल नहीं बनती थी। जब इनके पास पैसे इकट्ठा हो जाते तो ये फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते, छुट्टी ले लेते। फिर जैसे ही पैसे खत्म हो जाते फिल्म की शूटिंग रोक दी जाती और फिर 3-4-6 महीने जो है पैसे इकट्ठा किए जाते, फिर शूटिंग होती, फिर रुकती। तो इस कारण से इस फिल्म को बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। शूटिंग से पहले इसे अप्पू की भूमिका निभाने वाले 6 वर्षीय लड़के की तलाश थी। अब इस फिल्म की जो स्टोरी थी उसके हिसाब से इसमें एक लड़का था जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पिक्चर घूमती है, जिसका नाम था अप्पू। तो उसके लिए उन्हें एक 6 साल के लड़के की तलाश थी, जिसके लिए लेखक ने रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पे लिया। अब चूंकि इंटरव्यू लेने हैं, ऑडिशन लेने हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, रास बिहारी एवेन्यू एक बिल्डिंग थी बॉम्बे में, कैलकाटा में, वहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ली, एक कमरा किराए पे लिया और वहाँ पर ऑडिशन का काम शुरू हुआ और अप्पू की तलाश शुरू की गई। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया कि भाई यहाँ पर एक फिल्म का ऑडिशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए उसे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। तो जिस तरह की छवि उन्होंने अप्पू के लिए सोची हुई थी उस तरह का एक भी लड़का उन्हें नहीं मिला। एक दिन एक लड़का गर्दन पर पाउडर लगा कर आया। लेखक ने को उस पर शक हुआ और नाम पूछने पर उसने नाजुक आवाज में अपना नाम टिया बताया। लेखक ने नाम सुनकर उसके पिताजी से कहा कि इसके बाल अभी कटवा कर लाए हो। लड़के के पिता ने उत्तर दिया, यह मेरी बेटी है, अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में मैं इसके बाल कटवा के लाया हूँ। मतलब ज़रूरत थी लड़के की और वो लड़की को ही लड़का बनाकर लेकर आए थे ऑडिशन के लिए। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर टिकी जिसका नाम सुबीर बैनर्जी था। वह फिल्म में अप्पू बना। तो भाई लेखक इतना परेशान थे, तो लेखक की पत्नी जो है पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को देखा तो वो अप्पू के लिए बिल्कुल फिट बैठा, जिसका नाम सुबीर बैनर्जी था, और वो चयनित भी कर लिया गया। उसे अप्पू की भूमिका निभाने का मौका दिया गया। फिल्म के 2.5 साल तक चलने के कारण उसे बनाते समय जैसे जैसे समय बढ़ता, लेखक को डर लगने लगता कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे बड़े ना हो जाएं।
अब देखिए बच्चे हैं, उनकी बढ़ोतरी तो रोकी नहीं जा सकती और बच्चे ऐसे भी जल्दी बढ़ते हैं। तो उन्हें यही था कि फिल्म बनाने में जितना वक्त लगेगा, फिल्म की लीड भूमिका जो निभा रहा अप्पू और जो दूसरी लड़की उसके साथ थी दुर्गा, उसकी फ्रेंड, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे बढ़ जाएं, इस चीज़ की टेंशन भी सत्यजीत राय को थी। परंतु सौभाग्य से अन्य बच्चों की तुलना में उनमें उतने परिवर्तन नहीं आए। कुछ बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कुछ में इतनी जल्दी बढ़ोतरी नहीं होती, इतने परिवर्तन नहीं आते हैं। तो खुशकिस्मती से उसमें उनमें इतने परिवर्तन नहीं आए। फिल्म में अभिनय करने वाली और इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की एक कलाकार चुन्नी बाला भी सौभाग्य से जीवित रही। इसी तरह इस फिल्म में एक जो है भूमिका थी, ये कौन, इंदिरा ठाकुरन। तो उस ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली जो लेडी थी वो 80 साल की थी। तो भाई 80 साल की उम्र बहुत होती है, उनको भी इस चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो ड्यूरिंग फिल्म मेकिंग जो है वो उनकी डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे 2.5 साल तक वो सही रही और जो है फिल्म अच्छे से बन गई। अब आ जाते हैं रेलगाड़ी संबंधी दृश्य का फिल्मांकन। इस फिल्म में एक दृश्य है जो काश के फूलों के बीच रेलगाड़ी एक काला धुआं उड़ाते हुए जा रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है क्योंकि ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट में बनी हुई है। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। तो इस दृश्य को फिल्माने में इन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अब यही देखने वाले हैं। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अप्पू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पाल्टिस गांव में पहुंचा। कहाँ पर? पाल्टिस गांव, जहां पर इस फिल्म की शूटिंग होनी थी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। काश के फूल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं एकदम, ठीक है। तो वो एक मैदान था रेलवे लाइन के पास में, जहां पर वो पूरे सफेद फूल उगे हुए थे। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, इसलिए आधे ही दृश्य की शूटिंग हो पाई। यानी कि दृश्य काफी लंबा था, तो ये था कि आधा दृश्य ही उस दिन शूट हो पाया। फिर अंधेरा हो गया, क्योंकि इनके पास क्या था ना कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो इतनी टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये दिन की रोशनी में ही सारी शूटिंग होती थी। मतलब रात शाम जैसे ही दिन की रोशनी घटी, क्योंकि लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था, तो दिन में ही शूटिंग होती थी। जैसे ही रात हुई शूटिंग बंद हो जाती थी। तो वही चीज़ हुआ, जब तक उजाला रहा तब तक उस दिन काश के फूलों के बीच में वहाँ रेलवे लाइन के पास शूटिंग होती रही। अब क्या हुआ? दृश्य लंबा था, इसलिए आधे ही दृश्य की शूटिंग हो पाई थी, जिसमें पहले दिन जगधात्री पूजा और अप्पू के दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए काशफूलों के वन में पहुंचने का दृश्य था। तो ये चीज़ थी, पूजा करके अप्पू और दुर्गा जो है वो लोग दौड़ते हुए उस काशफूल के मैदान में आते हैं। सिर्फ इतना दृश्य वहां पर फिल्माया गया। इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण सभी थोड़े घबराए हुए थे। आधे दृश्य के लिए जब वे अगले सप्ताह पहुंचे तो वहां से काशफूल गायब थे। अब क्या हुआ? क्योंकि ये सभी के लिए नई जगह थी, तो सबके लिए घबराहट होती है कि भाई आधी तो हमने शूटिंग कर ली, अब आधी बाद में करनी थी। अब 1 हफ्ते बाद वो वहां पहुंचे। अगले दिन शूटिंग नहीं हुई, 1 हफ्ते बाद उसकी शूटिंग हुई। तो फिर वहाँ काश के फूलों को, जब वो वहाँ पहुंचे तो देखा वो जो काश के फूल उगे हुए थे वो पूरे के पूरे गायब हो गए, उन्हें जानवर खा गए थे। इसलिए फिल्म में स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में की गई, जब दोबारा मैदान में काश के फूल आ गए। तो समझ में आया? मान लीजिए अभी शरद ऋतु में हो रहा है, फिर अब फूल खत्म हो गए, तो अब नेक्स्ट सीजन में शरद के फूल, काश के फूल उगेंगे। तो अगले साल तक उस आधे दृश्य को फिल्माने का इंतजार किया गया। अब उसी में, अब चूंकि रेलवे लाइन के बगल में वो दृश्य फिल्माना था, तो अब रेल पटरी के ऊपर से रेल भी गुजरनी थी, ठीक है। उसी काश के फूलों में के बीच में जहां अप्पू दुर्गा को रहना था, उसके बैकग्राउंड में पीछे की तरफ जो है वह पटरी के ऊपर से रेल गुजरनी थी। अब क्या हुआ? अब रेलगाड़ी के दृश्यों की परेशानी थी। शॉट इतने थे कि एक नहीं 3 रेलगाड़ियों के शॉट लिए गए। मतलब एट टाइम वहां पर 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई थी। दृश्य को सही ढंग से शूट करने के लिए पहले रेलगाड़ी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्र की गई कि भाई कितने टाइम कौन सी गाड़ी निकलती है, क्या होता है, वो पूरी जानकारी ली गई। कलाकार दल के एक सदस्य अनिल बाबू पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार हो जाते थे। अब जो रेलगाड़ी वहां से गुजर रही होती थी, तो अनिल बाबू क्या होते थे, जो उसी क्रू के एक मेंबर थे,
वो रेलगाड़ी पर बैठ जाते थे ताकि दृश्य की शूटिंग के दौरान वह बॉयलर में कोयला डालते जाएं और रेलगाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिख सके। अब देखिए, फिल्म होती है ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें ये ब्लैक है या व्हाइट है, कलरफुल तो हो नहीं सकता। अब बादल अगर सफ़ेद है तो उनमें सफ़ेद धुएं का कोई मतलब नहीं रहता था। तो बॉयलर में खूब ज़्यादा अगर कोयला डाला जाए तो काला धुआं निकलेगा। तो अनिल बाबू का काम रहता था कि जब काश के फूलों के पास रेलगाड़ी पहुंचनी हो तो वो बॉयलर में बहुत सारा काला कोयला डाल देते थे, जिससे खूब मात्रा में वहां पर धुआं निकलता था। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दृश्य के 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी फिल्म देखने के दौरान उसे पहचाना नहीं गया। मतलब वहां पर 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। जैसे लग रहा है सिर्फ एक रेलगाड़ी ही गुजर रही है। अब आ जाते हैं धन की कमी के कारण शूटिंग में होने वाली परेशानियां। अब पैसे की कमी के कारण शूटिंग में कई सारी परेशानियां हो रही थी, उन्हीं में से कुछ को देखते हैं। लेखक को धन के अभाव में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी, जिसके लिए वह उदाहरण देते हुए कहता है कि फिल्म में अपू और दुर्गा को एक पालतू कुत्ते का होना आवश्यक था। ठीक है, मतलब अपू मेन लीड में था, उसकी फ्रेंड थी दुर्गा, और इन दोनों का जो एक कॉमन पेट था वो था कुत्ता, जिसका नाम भोला था, जिसके लिए गांव में एक कुत्ते को चुना गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाना जाना था। ठीक है, भात मतलब चावल, जिसे अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिलाने का प्रयास कर रही थी। वह माँ की ओर पीठ करके वह हाथ में छोटा तीर कमान लिए हुए बैठा है, खाने में उसका ध्यान नहीं है। अब क्या है, दृश्य क्या था कि दृश्य ये था कि अप्पू की माँ जो सर्वजया है वो अप्पू को भात खिला रही है, और अप्पू जो है उसका ध्यान हाथ में लिए हुए तीर कमान को खेलने में लगा हुआ है, और वो खाना खाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। खाते खाते ही अप्पू कमान से तीर छोड़ता है और खाना छोड़कर तीर वापस लेने चला जाता है, जैसे बच्चे करते हैं। भाई माँ खाना खिला रही है और बच्चे भागते हैं, वैसे ही वो भाग गया। वहीं उसकी माँ बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर दौड़ती है। माँ जो है वो बच्चे के पीछे, अप्पू के पीछे दौड़ती है खाना लेकर, लेकिन उसके खेलने के उतावलेपन के कारण वह उस भात को गमले में रख देती है। अब बच्चा खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भाई खाना नहीं है, तो वो क्या करती है, वो सारा भात जो है वो एक गमले में डाल देती है। जिसके उपरांत भूलो, जो हमने बताया ना कि एक कुत्ता था दुर्गा और अप्पू के पास में, भूलो द्वारा उस भात को खाना का दृश्य शुरू हुआ। कि मतलब सर्वजया जब वो खाना, यानी कि अप्पू की माँ जो है वो खाना रख देती है तो भूलो उस खाने को खाता है, ये दृश्य था। लेकिन तभी शाम हो गई। अब वो शूट करना था कि भात को खाते हुए दिखाना है, लेकिन उसी समय शाम हो गई और इन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि रोशनी कम हो गई। अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। इसके बाद पैसे भी खत्म हो गए और 6 महीने बाद, अब पैसे भी खत्म हो गए। अब 6 महीने बाद जब सत्यजीत राय के पास पैसे हो गए तो फिर अब वो दोबारा वही दृश्य गमले में रख के भात को, किसको, भूलो को खाना था, उस दृश्य को फिल्माना था। 6 महीने बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने बोडाल पहुंचे, तब तक कुत्ता मर चुका था। यानी कि जो कुत्ता भूलो की भूमिका निभा रहा था, 6 महीने बाद देखा गया तो वो कुत्ता मर गया था। अब क्या हुआ, नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से उसी रंग का एक मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। अब क्या हुआ कि भाई सेम वही कुत्ता दिखाना है, कुत्ता तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो वैसे ही एक कुत्ता इनको मिल गया सौभाग्य से। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा सफ़ेद था। अंत में फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। बस गनीमत ये रही कि दर्शक अलग अलग कुत्तों को पहचान नहीं पाए, कि मतलब ये 2 अलग अलग कुत्तों से लिया गया शॉट है, ये चीज़ दर्शक पहचान नहीं पाए। इतनी महारत के साथ सारी चीज़ों पर काम किया गया। अब नेक्स्ट समस्या आई श्रीनिवास नामक पात्र के कारण उत्पन्न समस्या। श्रीनिवास यानी कि जो एक हलवाई की, मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभा रहे थे, उसकी भी आधी फिल्म में मृत्यु हो जाती है। अब उसको कैसे फिल्माया गया, देखिए। लेखक के सम्मुख पात्रों की मृत्यु से संबंधित समस्या फिल्म के एक अन्य दृश्य में भी आई।
फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला था जिसका नाम था श्रीनिवास। उसके साथ आधे दृश्यों की शूटिंग हो चुकी थी, यानी वो मिठाई बेचने वाले के साथ आधी फिल्म में वो मिठाई बेचने वाले काम कर चुका था श्रीनिवास। इसी बीच उसका देहांत हो गया, जिसकी कद काट हाँ देहांत हो गया। फिर वही समस्या खड़ी हुई, उस दृश्य को कैसे किया जाए। अब मतलब फिल्म में आधे दृश्य एक व्यक्ति कर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस करना है। वही समस्या कैसे की जाए। सौभाग्य से वैसे ही कदकाठी वाला एक आदमी उनको मिल गया। एक आदमी मिला जिसकी कदकाठी उसी के समान थी, यानी कि श्रीनिवास के जैसी। उसका चेहरा अलग था मगर कदकाठी सेम थी। अतः एक नंबर श्रीनिवास बासवान से बाहर आता है। शॉट नंबर 1 लगाया कि बासवान जो है जगह है, वहां से वो बाहर आता है। और अगले दृश्य में 2 नंबर श्रीनिवास को पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। देखिए क्या होता है, 2 शॉट है। नंबर 1 शॉट है कि श्रीनिवास जो है वो घर के बाहर आ रहे हैं, तो जब बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है शॉट सामने से लगेगा, वहां चेहरा दिखेगा। तो वहां पे जो श्रीनिवास मर चुके थे तो उनका दृश्य सामने सा था, उनका दिखाया गया। अब दूसरा शॉट कहाँ लगाया गया कि वो खड़े हैं और पीठ कैमरे की तरफ है, चेहरा उनका बासवान की तरफ। ठीक है, तो अब कैमरा कहाँ लगा, यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में अगर कैमरा यहाँ पे लग रहा है तो वो सामने का दृश्य लेगा, तो इसमें श्रीनिवास का चेहरा कहीं नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जब दूसरा शॉट लिया गया तो ये मिक्सिंग भी दर्शक पहचान नहीं पाए। पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हुए दिखाया गया। इस अंतर को भी दर्शक पहचान नहीं सके। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण एक और परेशानी हुई थी। एक खास सीन में दुर्गा और अप्पू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना था। मतलब एक सीन यहाँ था कि मिठाई वाले श्रीनिवास के पीछे पीछे अप्पू और दुर्गा को दौड़ना था, तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को भी छलांग लगाकर दौड़ना था। यानी कि अप्पू दौड़ रहा है, दुर्गा दौड़ रही है और भूलो भी उनके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अब दृश्य में परेशानी ये आई कि भाई अप्पू और दुर्गा तो दौड़े मगर भूलो दौड़े ही नहीं। अब क्या किया जाए। जो पहले कुत्ता था वो प्रशिक्षित था, यानी कि वो ट्रेंड था, अब वो तो मर चुका था। अब उसकी जगह जो दूसरा कुत्ता लिया गया वो स्ट्रीट डॉग था। अब उसको ट्रेंड किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं सिखाया ही नहीं गया था। अब वो कुत्ता दौड़े ही नहीं, परेशानी। भूलो प्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। मतलब बार बार उससे बोला जाए दौड़ो तो वो दौड़े ही नहीं। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाते हुए उसे कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना की शूटिंग की गई कि अगर कुत्ते को मिठाई दिखाया जाए तो वो दुर्गा के पीछे दौड़ लेगा। तो ये टेक्निक अपनाई गई और ये टेक्निक काम कर गई। पहले अप्पू दौड़ा, पीछे से दुर्गा दौड़ी, दुर्गा के हाथ में मिठाई थी और उस मिठाई के लालच में पीछे से भूलो दौड़ गया। तो इस तरीके से ये पूरा दृश्य सफलतापूर्वक शूट हो गया। चलिए अब दूसरा एक और परेशानी खड़ी हुई बारिश की। जैसे कि मैंने बताया कि सत्यजीत रे के पास पैसों की कमी थी, जिस वजह से वो टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते थे और नेचुरल रिसोर्सेस पे ही वो जो है सारा काम करते थे। जैसे उनके पास लाइट्स नहीं थी तो वो दिन की रोशनी में शूटिंग करते थे। उसी तरह एक आर्टिफिशियल रेन करने के लिए उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि वो उन पे इतना पैसा नहीं था कि वो सारी चीज़ें ले सकते, इसलिए वो नेचुरल रेन पर ही डिपेंड थे। तो इसके कारण उन्हें और क्या परेशानी हुई। पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य में भी लेखक को मुश्किल आई, जिसकी वजह से बरसात के दिन आकर चले गए, लेकिन शूटिंग नहीं हो पाई। अब क्या था, सत्यजीत रे को एक शूट करना था जिसमें बारिश का दृश्य था। अब पूरी बारिश का मौसम चला गया और सत्यजीत रे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बारिश का दृश्य बारिश के मौसम में शूट नहीं हो पाया। जब उनके पास पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी। जब पैसे आए तो शरद ऋतु आ गई, परंतु उस समय बरसात होने की संभावना बहुत कम थी। उन्हें लगा अब उस समय जब पैसे थे तो अब वो शूट नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि भाई बारिश नहीं है। लेखक रोजाना कलाकारों, कैमरों तथा तकनीशियनों को लेकर देहात जाता और बरसात की प्रतीक्षा करता था। यानी कि वो डेली पूरा क्रू लेकर कहाँ पहुंच जाता, वो खेत में पहुंच जाता कि भाई अब बारिश होगी तब ये शूटिंग होगी। आखिर एक दिन बरसात आई। अप्पू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे। कैमरे में उन्हें देखा तो अप्पू ठंड के मारे ठिठुर रहा था, जिसकी वजह से दृश्य में स्वाभाविकता आ गई।
अब शरद ऋतु में क्या होता है, हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है, इस दौरान भीगना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ हुई। अब वो दोनों छोटे बच्चे थे, शरद ऋतु में जब एक दिन बारिश हो गई तो उन्होंने वो शूट किया। अब वो शरद ऋतु में क्या था, जो दृश्य में भी आना था और नेचुरल वे में भी वो चीज़ हो गई कि अप्पू भीगने के बाद ठंड से कांपने लगा। वो नेचुरल इफेक्ट जो है वो सच में वो चीज़ सच में घटित हुई, उसके लिए कोई एक्टिंग नहीं की गई थी। बहुत ही रियलिस्टिक जो सीन शूट हुआ। शॉट लेने के बाद उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई, जिससे उनके शरीर को गर्म किया जा सके। पथेर पांचाली का ये दृश्य बहुत सुंदर बना। अब आ जाते हैं बुडाल गांव का चित्रण, जहां पर ये पूरी फिल्म शूट हुई। ठीक है, कहाँ, बुडाल गांव, ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में ये आ सकता है आपके पास। लेखक की शूटिंग के लिए गोपाल ग्राम की तुलना बोडाल नामक गांव अत्यधिक उपयुक्त लगा। अब भाई ये हुआ कि भाई ये फिल्म जो शूट करनी है वो गांव में शूट करनी है, तो एक पर्टिकुलर गांव भी डिसाइड करना था। तो जो शॉर्टलिस्ट हुए उसमें थे गोपाल ग्राम और बुडाल ग्राम। तो बुडाल ज़्यादा सही लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ अप्पू का घर, स्कूल, मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस के झुरमुट सभी कुछ था। फिल्म में जो चीज़ें शूट करनी थी वो सब तो थी ही थी, प्लस पॉइंट ये था कि अप्पू का घर भी वहीं पे था। परंतु वहाँ कुछ विचित्र लोगों से उनका परिचय हुआ। अब वो सारी जगह तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह जो है एक जैसे लोग नहीं रहते, कुछ अलग अलग पर्सनालिटी के लोग भी रहते हैं। तो वही हुआ, वहाँ पर भी कुछ अलग किस्म के लोग थे। क्या थे? एक सज्जन थे सुबोधदा, जिनकी उम्र 60-65 की थी और उनका माथा गंजा था। वे अकेले रहते थे और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों के प्रति उनके मन में गुस्सा था, इसलिए फिल्म वालों के विषय में सुनते ही वो चिल्लाते, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में मानसिक रूप से बीमार थे। तो सुबोधा क्या थे, वो वास्तविक में मानसिक रूप से बीमार थे और फिल्म वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे आते जाते लोगों पर टिप्पणियां किया करते, किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर, तो किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे। जिसको जो आता वो कहते, क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। वे सबको दुष्ट तथा अपना दुश्मन समझते थे। उनसे भली भांति परिचित होने के उपरांत वे उन्हें वायलिन पर गीतों की धुनें बजाकर सुनाया करते थे। तो जब कोई परिचित होता तो उसको बहुत चिल्लाते, गुस्साते थे, लेकिन जब उससे परिचित हो जाते, उनसे उनकी बोलचाल हो जाती, अच्छी दोस्ती हो जाती, तो वो वायलिन बहुत अच्छा बजाया करते थे और उन वायलिनों की पर बहुत अच्छी अच्छी धुनें उन्हें बजाकर सुनाया करते थे। अब ऐसे ही एक और व्यक्ति थे। इसी प्रकार एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। यानी कि बोडाल गांव में जो एक घर लिया गया था, उस घर के जस्ट बगल में ही एक धोबी रहा करता था। उस बेचारे की भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो जब देखो तब वो खड़ा हो जाता और भाइयों बहनों करके भाषण देने लगता, जिससे शूटिंग के कामों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। शूटिंग के समय उसका ये पागलपन भरा भाषण बहुत परेशानी पैदा करता था, जिसमें साउंड का काम प्रभावित होता था। शूटिंग के दौरान उसके रिश्तेदारों ने उसे बड़ी मेहनत मशक्कत से संभाला था। मतलब भाई सत्यजीत राय ने जब रिक्वेस्ट करी तो धोबी के जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने उसे बहुत ही मेहनत करके संभाला, ताकि शूटिंग का काम जो है सुचारू रूप से हो सके। अब आ जाते हैं वास्तु सर्प का निकलना। वास्तु सर्प क्या है तो हम बताएंगे। जिस घर को उन लोगों ने लिया था शूटिंग के काम के लिए बोडाल गांव में, थोड़ा एक पुराना सा घर था, वहीं पर एक सांप रहा करता था। ये उसी की कहानी है। लेखक ने कोलकाता में शूटिंग के लिए किराए पर एक मकान लिया, जो बेहद जर्जर अवस्था में था, जिसकी मरम्मत में उन्हें 1 महीना लग गया था। उस मकान के कुछ कमरों का उपयोग वे अपना सामान इत्यादि रखने के लिए करते थे। एक कमरा जिसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो साउंड रिकॉर्ड करेगा उसे एकांत रूम चाहिए होता है। तो एक रूम में सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग का काम होता था, जिसमें भूपेन दा किया करते थे, जिससे लेखक केवल हाँ या ना में साउंड के ठीक होने के विषय में पूछा करते थे। यानी कि लेखक पूछते कि भाई साउंड ठीक है, तो भूपेन दा बोलते हाँ, नहीं ठीक होता तो वो बोलते ना। एक दिन उसमें एक सांप निकल आया, यानी कि उस रूम में जहां पर भूपेन दा थे। लेखक ने तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से पूछा साउंड ठीक है, परंतु जवाब ना आया। अब वो बाहर से पूछ रहे हैं ठीक है, वो अंदर से जवाब ही नहीं दे रहे कुछ। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब ना आया तो लेखक अंदर गए।
उसने देखा सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। यानी उसी रूम में सांप निकला था और भूपेन बाबू के सामने था। अब भूपेन बाबू इतने डरे थे कि मुंह से एक आवाज ना निकले, एकदम चुप। अब सभी लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी कि भाई सॉरी, सांप निकल आया है, मारते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उस सांप को मारने से मना कर दिया। क्या बोलते? स्थानीय लोगों के बताने पर कि वह सांप वास्तु सर्प अर्थात कुल देवता है, यानी कि बहुत समय से वो इसी घर में रहता है। इसलिए लेखक व उसके दल ने उस सांप को छोड़ दिया, जो कई दिनों तक वहीं रहा। अब चूंकि वो उसका घर ही था तो फिर वो वहीं रहा। तो देखा ये संस्मरण कि सत्यजीत राय को ये फिल्म बनाने में कितनी दिक्कतें आई। हमने तो सिर्फ पढ़ा और पढ़ने में हमें मजा आया। सोचिए ये तकलीफें जिससे सही होंगी उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से इसे पढ़िएगा। आगे इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। लेकिन साथ ही साथ आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का कंटेंट पूरी तरीके से अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ और जल्द ही सभी क्लासेस के कंटेंट अवेलेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है आपको, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कीजिए और हर एक अपडेट से अवगत रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th हिंदी ई के आरओ बुक का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।